नमस्कार दोस्तों। अनुपम कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे लोकप्रिय कथाकार अनिल प्रभा कुमार की कहानी उसका इंतजार। तो आइए सुनते हैं कहानी। झाड़न से तस्वीरों की धूल हटाते हटाते धरनी के हाथ रुक गए। बाबूजी की तस्वीर के सामने आकर उसकी आंखें अपने आप झुक गईं। बाबूजी की आंखें जैसे अभी भी किसी के आने का इंतजार करती हूँ। एक ही प्रश्न होता था उनका। उस दिन भी यही हुआ था। कोई बात बनी? प्रश्न सुनते ही सभी ठठाकर हंस पड़े थे। यह प्रत्याशित प्रश्न था। बेटे का परिवार अभी दरवाजे से घर में दाखिल भी नहीं हो पाया कि न नमस्ते न जय राम जी की। सीधे साधे बाबूजी की उत्कंठा एकदम औपचारिकता के सारे जाल को लांघकर प्रकट हो उठी। सब लोगों के हंसने से थोड़ा वह झेप गए और थोड़ा समझ गए कि जवाब ना में है। ना हंस सकी तो धरनी। जी चाहा बाबूजी को छोटे बच्चे की तरह बाहों में भर ले और सहलाकर कहे कि मैं समझती हूं आपकी बेचैनी, पर कुछ कर नहीं सकती। अब तो यह घटना भी यादों वाली कोठरी में पड़ी धूल फांक रही होगी। कितना वक्त बीत गया। बाबूजी को बीते भी कई बरस हो गए। धरनी खुद भी उम्र के इस पड़ाव पर खड़ी होकर पीछे मुड़ मुड़ कर देखती है। आगे देखते डर जो लगता है। बात तो अभी तक नहीं बनी। वह तो बस इंतजार ही कर रही है। एक बहुत हल्की सी आशा की लौ अभी भी उसके शरीर में कपकपाती है। विधु, कोई मिला? कोई पसंद आया? कोई बात बनी? मां? सिर्फ एक शब्द का उत्तर मिलता। इस एक शब्द के पीछे कितने मतलब हो सकते थे वह सब जानती थी। मां जो थी, तोतलाहट से लेकर झल्लाहट तक की भाषा समझती थी। शब्द सिर्फ एक ही था, मां, पर लहजा अर्थ बदल देता था। मां, क्यों तंग करती हो? फिर वही सवाल। तुम्हें कुछ और नहीं सूझता? परेशान मत करो। जब कोई मिलेगा तो बता दूंगी। कभी लंबी चुप्पी और नाराजगी। अब यही बात करोगी तो मैं घर पर ही नहीं रहूंगी। फिर वर्जना। तुम सीमा का उल्लंघन कर रही हो। यह मेरा निजी मामला है। कभी हताशा और कातरता। मैं खुद ही असुरक्षित और अकेलापन महसूस करती हूँ। पूछकर क्यों जख्म को और छील देती हो? कभी खीज। तुम मुझे चैन से क्यों नहीं बैठने देती? मैं खुश हूं अपनी जिंदगी से। आखिरी बार मां, उसने इतने गुस्से और हिकारत से कहा था कि फिर उस लक्ष्मण रेखा को लांघने की धरनी की हिम्मत ही नहीं हुई। अब बहुत अरसे से वह सिर्फ चुप रहती है। झील जैसी गहरी आंखों और चांदनी जैसे रंग वाली बेटी कब जवान होकर अपनी स्वतंत्र इकाई बन गई, पता ही नहीं चला। कॉलेज में काफी लड़के विधु के पीछे लगे रहते थे। धरनी को थोड़ी असहजता होती। बातों बातों में कभी इसका उदाहरण दे और कभी उसका। ज्यादातर अपनी ही मां की बातों को अनजाने ही दोहरा देती। फिर आधुनिक मां बन जाती। कहती, अपने पांव पर खड़ी होकर वयस्क निर्णय लेना। पर निर्णय क्या लेना चाहिए अपरोक्ष रूप से यह भी बता देती। पशु पक्षी भी तो एक रंग रूप की ही जोड़ी बनाते हैं। मूल्य समान हो, अपने जैसी ही पृष्ठभूमि हो तो जिंदगी आसान हो जाती है। अपने देशी लड़कों में स्थिरता होती है। शादी के बाद बार में नहीं जाते, घर पत्नी और बच्चों के पास लौटते हैं। वही बोली, वही खाना पीना, वही मूल्य, वही रंग रूप की समता। कम से कम बाहरी बातों का संघर्ष तो नहीं रहता। अंदर की हजार बातें होती हैं तालमेल करने को। विधु बस सुनती रहती थी। उसे लगता जैसे उसके ऊपर अपरोक्ष रूप से भार रखा जाता है, जो उसे मंजूर नहीं, पर पटक सके इतनी ताकत भी तो नहीं। उसके मानस पटल पर अमरीकी लड़कों की तस्वीर थी। उसे 6 फुट लंबे कद, बलिष्ठ शरीर, गहरी धंसी आंखें, चेहरे का रेखांकन करती नुकीली ठुड्डी और जबड़े की हड्डियों में ही पुरुषत्व का आकर्षण दिखता। सागर और धरनी इसे बेटी का बचपना समझते।
फिर अचानक ही एक दिन बड़ी बेटी का निमंत्रण पत्र मिला। मुझे मालूम था कि आप कभी स्वीकृति नहीं देंगे, इसलिए मैंने 8 अगस्त को एरिक से शादी करने का निर्णय कर लिया है। अगर आप चाहें तो शादी में आकर आशीर्वाद दे सकते हैं। सागर के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। उन्हें लगा जैसे उनका स्वाभिमान, इज्जत, मान्यताएं, सब कुछ जिसमें वह विश्वास रखते थे, टूट टूट कर बिखर गया। नपुंसक और दयनीय क्रोध में आकर वह चीखते, चीजें पटक डालते। विधु दरवाजे की ओट में खड़ी होकर कांपती। धरणी को भी आघात कम नहीं लगा था। सोचती उसकी परवरिश में कहाँ कमी रह गई, पर वह दिल की बात सहेलियों से कर लेती। सभी इन्हीं हादसों से गुजर रही थी। एक दूसरे को देखकर तसल्ली कर लेती। 2-3 दिन बाद जब आवेग थम गया तो धरणी ने कहा, जी, दुख तो मुझे भी कम नहीं हो रहा, पर हम ऐसा कोई काम न करें कि 10 साल बाद हमें अफसोस हो। सागर निरीह से देखते रहे। शादी का तो उसने निश्चय कर ही लिया है। हम अपनी ओर से बाद में दावत दे देते हैं, ताकि बेटी से संबंध तो न टूटे। धरणी ने सुझाया। जो तुम ठीक समझो, कहकर सागर शिथिलता से लेट गए। एक अनजाने शहर के होटल में आकर टिके पति पत्नी एक दूसरे की ओर देखते, चुप और बेबस। धरणी बार बार फोन डायल करती, उधर से रिकॉर्डिंग मिलती। वह कई बार संदेश भी छोड़ चुकी थी। सागर आशा भरी नजरों से देखते। धरणी निराशा से सिर हिला देती, जैसे डॉक्टर रोगी के बचने की उम्मीद न होने पर हिलाता है। वह फोन उठा नहीं रही। धरणी हार कर बैठ गई। हमें इतना शर्मिंदा भी किया और ऊपर से नाराजगी भी, जैसे कसूरवार हम ही हों। बस अब चुप कर जाइए। धरणी जैसे हवा में उड़ते तिनकों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी। वह पति के साथ सहमत थी। आखिर दोनों ने एक मत होकर ही तो विधु की सगाई भारत में जाकर करने का प्रयास किया था, विधु की अनुमति से। सागर के बचपन के दोस्त का बेटा, पढ़ा लिखा, सुंदर, सुसंस्कृत। विधु ने तस्वीर भी पसंद की थी। माँ बेटी दोनों गई थीं, तो विधु को लगा गिनने में तो अंक ठीक ही लगते हैं, पर मन में कुछ हिलोर नहीं उठी। कहाँ गया वह सपना कि कोई उसके प्रेम में पागल है और वह उसे अपना जीवन साथी चुनती है। सोचा, मैं तो इसे जानती भी नहीं। इसका और मेरा वातावरण कितना अलग है। यह तो कुछ भी नहीं जानता उस दुनिया के बारे में जहां मैं रहती हूं। पर कहा इतना ही, सोचकर बताऊंगी। धरणी पिता और भाई भाभीियों के दबाव में आ गई। विधु, यहां ऐसे नहीं होता। हम सबको रिश्ता ठीक लग रहा है। इतनी दूर से आई हो तो अब सगाई करवा ही लो। बड़े मामा ने विधु को समझाया। 2 दिन में सगाई भी हो गई। विधु सकते में थी। अकेले में रात को जब होश आया तो वह मां से तड़प कर बोली थी, मां, तुम भी यहां आकर इन सबसे मिल गई हो। मुझे बछिया की तरह एक अनजान खूंटे से बांधने को तैयार हो गई। मां के विश्वासघात की चोट ने उसे चंडी के रूप में बदल दिया। अब तुम ही तोड़ो यह सगाई। धरणी रोने रोने को हो गई। बहन जी, यहां हमारी इज्जत का सवाल है। आप चाहे बाद में बेशक अमेरिका जाकर तोड़ दीजिएगा। बड़े भाई ने धरणी को समझा दिया। विधु के रोष का ठिकाना नहीं। सभी की इज्जत, डैडी की, मम्मी की, खानदान की, और बलि किसकी? मेरी। धरणी ने एक सवाल पूछा, तूने अगर हिंदुस्तान के लड़के से शादी करवानी नहीं थी तो फिर यहां आने को तैयार क्यों हो गई? सोचा था शायद मेरे मन को कोई भा ही जाए। मैंने आपकी बात मानने की कोशिश तो की, उसने खोखली आवाज में जवाब दिया। विधु को बड़ी बहन की शादी पर हुई डैडी की प्रतिक्रिया का ध्यान था। उसके बाद जो उन्हें दिल का दौरा पड़ा, उसकी दहशत से वह कभी उबर नहीं पाई। डैडी से बहुत प्रेम करती थी वह। अपनी वजह से उन्हें कोई दुख नहीं देना चाहती थी, पर जबरदस्ती हुई सगाई ने उसे प्रचंड विरोधी बना दिया। वह अपने मन के विरुद्ध तर्कों का साथ नहीं दे सकती। वापस चली गई थी वह अपनी नौकरी पर, उसी बेगाने शहर में।
क्रिसमस की छुट्टियों पर सभी अपने घर गए और सिर्फ वह अकेली ही रही उस अपार्टमेंट बिल्डिंग में। न थैंक्स गिविंग पर घर गई, न ही किसी ने बुलाया। कितना रोई थी वह गुस्से में, मजबूरी में। सोचती, मेरे ही अपने मेरा साथ नहीं दे रहे। अपनी जिंदगी के साथ जुआ ना खेलने के लिए मुझे ही दोषी ठहरा रहे हैं। डैडी ने तो यहां तक कह दिया कि अब उस लड़के की जिंदगी तो खराब मत करो, कम से कम उसकी पेटिशन तो फाइल कर दो ताकि वह मंगेतर वीजा पर तो आ सके। उसने जहर का घूंट भरकर रात भर जागकर वह सारे फॉर्म भर दिए थे। बस उसके बाद से विधु ने सबसे बात करना बंद कर दिया। अकेले में रोती रही, कोई चुप कराने वाला भी नहीं था। अब 3 महीने बाद शायद माँ की ममता जागी होगी। यही शहर में आकर टिके हैं, अब फोन पर फोन किए जा रहे हैं। वह किसी से नहीं मिलना चाहती। बस धरनी को दमे का दौरा पड़ा था। विधु ने स्वाभिमान निगल लिया। माँ का इतना ख्याल रखा कि धरनी ने रोम रोम से दुआएं दी। उसने अपना रुख बदल लिया, कह दिया, विधु जा, जो भी तुझे पसंद है उसी से शादी कर ले। विधु को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। लगा सिर पर से कोई चट्टान सरक गई। मम्मी अभी कोई नहीं है। क्यों? काम में बहुत व्यस्त रहती हूं ना, समय ही नहीं मिलता। बेटा हमारे पास आकर रहे। इस शहर में कोई नौकरियों की कमी है? कोशिश करूंगी। धरनी आश्वस्त हुई। सोचा यहां रहेगी तो किसी जान पहचान वाले से मुलाकात तो करवाई ही जा सकती है। विधु जाने कैसे भाप गई। बोली, एक शर्त पर, तुम लोग मुझसे कभी शादी करवाने की बात नहीं करोगे। कुछ सोचकर धरनी ने कहा, अच्छा। सागर उठकर दूसरे कमरे में चले गए। विधु उनके पास लौट आई थी। शाम को सागर काम से लौटे तो धरनी ने मेज पर खाना लगा दिया। उन्होंने प्रश्न भरी आंखों से धरनी को देखा। धरनी ने होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा कर दिया। उसका अपना दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कान ऊपर की आवाजों से स्थिति का अंदाजा लगाने की कोशिश में थे। विधु हाथ में किसी पुरुष की फोटो लिए धड़धड़ाती हुई नीचे आई। यह फोटो मेरे कमरे में किसने रखी? मैंने। धरनी ने बड़े संयत स्वर में जवाब दिया। आपने कहा था ना कि आप लोग मुझे शादी के बारे में तंग नहीं करेंगे। विधु देख, हमने कुछ भी नहीं किया। नीना आंटी ने तेरे लिए यह फोटो दी है। कहती हैं बहुत हैंडसम है, अपना बिजनेस है, बहुत अमीर हैं और लड़का स्वभाव का बहुत ही अच्छा है। मैंने तो कुछ नहीं कहा। जो फोटो उन्होंने दी मैंने तेरे कमरे में रख दी। तो वह अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं इससे कर देती? फोटो को जमीन पर पटक कर विधु कसरत के लिए चली गई। उसे जब भी तनाव होता है वह भागना शुरू कर देती है। तब तक भागती रहती है जब तक बिल्कुल बेदम न हो जाए। सागर अब तक चुपचाप कौर निगलते रहे थे, अब और नहीं खा पाए। क्या होगा इसका? धरनी क्या होगा? उनका गला रुंधने लगा। धरनी क्या उत्तर देती? मैं बहुत मजबूर महसूस करता हूं, करता आदमी हूं, पर इस लड़की ने मेरे हाथ पैर बांध दिए हैं। जब वक्त आएगा, इसका संयोग होगा तो अपने आप कुछ हो जाएगा। कब? सागर अधीरतावश जोर से बोल गए। 30 से ऊपर की हो गई है। हम ढूंढ नहीं सकते। कोई बताता है तो इसका दुश्मन हो जाता है। खुद इसे कोई मिलता नहीं। मिलते हैं पर यह उनमें भी नुक्स निकाल देती है। क्यों? पता नहीं किस इंद्रधनुष के पीछे भाग रही है। वह ऐसा राजकुमार ढूंढ रही है जो है ही नहीं, तो मिलेगा कहां से? धरनी चिंता में खो सी गई। अगले दिन सागर ने बेटी के नाम एक खत लिखा। प्रिय विधु, तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती, इसलिए एक घर में रहते हुए भी मुझे तुमसे पत्र लिखकर बात करनी पड़ रही है। बेटा, मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरे जीते जी तुम्हारा एक सुखी परिवार हो, कोई तुम्हारा ख्याल करने वाला, सुख दुख बांटने वाला हो, और मैं अपनी जिम्मेदारी से छुट्टी पाऊं। जो भी लड़का तुम्हें पसंद हो तो मुझसे शादी कर लो।
मैं सिर्फ तुम्हें अपने घर गृहस्थी में खुश देखना चाहता हूँ। विदु, कोई भी इंसान सर्वगुण संपन्न नहीं होता। किसी न किसी लड़के में कोई न कोई कमी तो होगी ही। तुम कोई एक या दो बातें चुन लो जो तुम्हारे लिए अहमियत रखती हो। बस उन्हीं पर ध्यान केंद्रित करो। छोटी मोटी बातों को जाने दो। सभी गुण तो द्रौपदी को भी एक पति में नहीं मिले थे। इसे 5 पति मिलकर ही पूरा कर पाए। उम्र तो अपनी गति से चलती है, बढ़ेगी ही। ज्यों-ज्यों तुम्हारी उम्र बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों तुम्हारे लिए वर मिलने की उम्मीद फीकी होती जाती है। चाहता हूं कि किसी तरह हाथ बढ़ाकर किसी अनहोनी की आशंका को रोक सकूं। हम लोग उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं। कल नहीं होंगे तो कौन तुम्हारा ख्याल रखेगा? यह विचार जब आता है तो मैं नींद से उठकर बैठ जाता हूं। मेरी बच्ची, बिना मतलब इतनी जिद, इतनी कट्टरता और विरोध कहीं नहीं ले जाएगा। थोड़ा विचारों में लचीलापन लाओ और व्यवहारिक बनो। हम तुम्हारे शुभ चिंतक हैं, इसका विश्वास रखो। ढेर सारे प्यार सहित, तुम्हारा डैडी। विधु ने खत पढ़ा, हाथ में लेकर सोचती रही। एक और भाषण, बाप का बेटी के नाम। खत धीरे से उसने रद्दी की टोकरी में सरका दिया। मंदिर में जाकर दिया जलाते ही धरणी की आंखें भीग गईं। प्रभु, इस बच्ची का भला करो। उद्वेग से गला रुंध गया। कितने व्रत उपवास कर चुकी, कितनी मन्नतें मांगी, कितनी बार घर में हवन पूजा करवाई, विधु की सिर्फ फोटो ही सामने रखकर। विधु की मौसी आए दिन भारत से कभी कोई ताबीज, कभी किसी हवन की भस्म और कभी किसी अंगूठी में पत्थर लगवाकर भेजती। विधु को पहनवा देना। विधु बिना किसी चूं चपड़ के पहन भी लेती। विधु, तेरे दफ्तर में कोई लड़का नहीं है क्या? धरणी पूछती। है मां, पर सब शादीशुदा हैं। विधु दूसरी ओर देखते हुए जवाब देती। हर साल वैलेंटाइन डे वाला दिन विधु पर बहुत भारी पड़ता। खौफ खाती थी वह उस दिन से। लगता दफ्तर में हर आता जाता आदमी जैसे उसकी ही मेज को घूरता था। कहीं कोई चॉकलेट नहीं, कार्ड या फूल भी नहीं। शायद अगले साल। अब उसने सबसे बचने का तरीका सोच लिया। खुद ही अपने को फूल भिजवा दिए। जुबानें तो बंद हो गईं। दफ्तर में उसके साथ काम करने वाले लड़के या उसकी अपनी सहेलियों के दोस्त पता नहीं क्यों उससे इतना अपनापन दिखाते हैं। अपनी प्रेमिकाओं को सगाई की अंगूठी देने के लिए उसकी राय पूछते। वह खुशी खुशी उनकी शॉपिंग में मदद भी करवा देती। घर लौटकर अंधेरे कमरे में बिलख बिलख कर रोती। इन संवेदनाहीन लोगों को क्या मेरी खाली उंगली नहीं दिखाई देती? धरणी बस विधु के चेहरे के भाव ही देखती रहती है। समझ में नहीं आता कि क्या करे। किसी ने बताया कि भारतीय मूल के प्रशिक्षित युवा लोगों का कोई सम्मेलन इस बार न्यूयॉर्क में हो रहा है। उसने विधु से पूछकर उसका नाम भी रजिस्टर्ड करवा दिया। विधु गई तो, पर खत्म होने से पहले ही लौट भी आई। धरणी की आंखों में सवाल उभरा। कोई बात बनी? विधु तीर सी आगे निकल गई। धरणी ने बाद में उसे फोन पर बात करते सुना। वहां ऐसे ऐसे अंकल नुमा लड़के थे कि क्या बताऊं। ढीले ढाले से पढ़ाकू, कोई चश्मे वाला, किसी के बाल उड़े हुए। मुझसे तो अगर कोई बात करने की कोशिश भी करता तो मैं तो मुंह ही दूसरी ओर कर लेती, या फिर अपने सेल फोन से झूठ मूठ व्यस्त होने का बहाना करती। दूसरी तरफ से पता नहीं किसी ने क्या कहा कि विधु तुनक गई, पर मैं अपनी उम्र से बहुत छोटी लगती हूँ। जब मैंने इतने सालों तक इंतजार किया है तो बेहतर है कि उस आदमी के सिर पर बाल तो हों। लेटे लेटे धरणी चुपचाप छत की ओर देखती रही। सामने अलमारी में गुलाबी शादी का जोड़ा वैसे ही मलमल की धोती में सहेज कर रखा हुआ था, जो उसने खास विधु के लिए 10 साल पहले अपनी किसी सहेली के हाथ चंडीगढ़ से मंगवाया था। आज घर में मातम सा वातावरण था। लगा जैसे कोई खुशी बहुत पास आने वाली थी कि छिन गई। सागर को लगा था विधु को शायद आदित्य पसंद आ गया है।
वह पीछे ही रहे। हालांकि धरणी सब बताती रही। सुदर्शन चिकित्सक, अमेरिका का ही पढ़ा लिखा, सभ्य और सुसंस्कृत, सभी बातें दिखती थी उसमें। उन्होंने खुद जाकर नीना को धन्यवाद दिया था। उनका रोम रोम शुक्रगुजार था। लगता था जैसे कोई सपना पूरा होने ही वाला है। आदित्य से मिलकर विधु रात गए लौटी तो धरणी उसके हाव भाव देखकर ही ठिठक गई, पर चुप रही। आदित्य 2 दिन के लिए ह्यूस्टन से न्यूयॉर्क आया था, विधु से ही मिलने। आज सारा दिन विधु उसे लेकर बाहर घुमाने गई हुई थी। सुबह उसने अस्वाभाविक चुप्पी के साथ नाश्ता किया और फिर घर से निकल गई। शाम को लौटी तो यूं लगा जैसे किसी का दाह संस्कार करके आई हो। सागर अनमने से पियानो पर बैठे थे। मन जैसे भंवर में डोल रहा था। दोनों माँ बाप की नजरें उसकी ओर उठी, जैसे पूछ रही हो, कोई बात बनी? आदित्य की और मेरी बात खत्म, बस अब इस बारे में कोई मुझसे बात नहीं करेगा, दृढ़ता से कहकर वह अपने कमरे में चली गई। बड़ी जोर से दरवाजा बंद होने की आवाज हुई। पूरे घर में निस्तब्धता इतनी कि जैसे सांस लेने की भी मनाही हो। अगली शाम काम से विधु घिसटते कदमों से घर लौटी। डैडी को सामने पाकर ठिठकी, फिर आगे बढ़ गई। जाहिर था कि सागर सारा दिन घर पर ही रहे थे। कोई बोझ था उनके मन पर। विधु, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मुझे किसी से बात नहीं करनी, मेरी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन हम बात करना चाहते हैं। धरणी ने थोड़े कठोर होकर कहा। आखिर बात क्या हुई? मैं बात ही नहीं करना चाहती। मुझसे नहीं तो कम से कम अपनी माँ से तो कर सकती हो, कहकर सागर उठ गए। धरणी ने प्यार से हाथ बढ़ाकर विधु को अपने पास बिठा लिया। विधु, जब तुम छोटी थी तो और बात थी। अब इस उम्र में कोई ज्यादा लड़के दिखाई नहीं देते। कितने सालों बाद तो कोई लड़का मिला है। भला अब इसमें तुम्हें क्या बात गलत दिखाई दी? जानना चाहती हो? विधु आहत होकर खड़ी हो गई। कल जब हम सब लोग साथ थे, उसने 3 ड्रिंक्स ली, फिर उसने सिर्फ अपने हिस्से के पैसे निकाले। यहाँ अमेरिका में तो सभी लड़के पीते हैं। उसकी कई गर्लफ्रेंड्स भी रह चुकी हैं। अब जब इतनी उम्र के हो जाओ तो स्वाभाविक ही है। वह पहले एक लड़की के साथ रहता था। अब धरणी चुप हो गई। फिर उसने एक हारते हुए वकील की तरह कहा, चल अब तो नहीं रहता ना, वह उसका अतीत था, हमें क्या लेना देना। और जब कल रात वह मुझे छोड़ने आया था तो उसने मुझे जबरदस्ती किस करने की भी कोशिश की। विधु चोट से फुंकार उठी। धरणी को जैसे किसी ने गहरे कुएं में धक्का दे दिया। धंसते हुए उसके शब्द भी डूब गए। यह यहाँ की संस्कृति है। कई बीमारियां और उनकी उतनी ही दवाइयां। धरणी सोती है तो बेहोश होकर। सागर को अब ऊंचा सुनाई देता है। विधु फ्लू से बेहाल थी। पता नहीं कब से अपने कमरे से पुकारती रही, माँ पानी। धरणी बाथरूम जाने के लिए उठी तो आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर रसोई घर में आई। पानी का गिलास लेकर विधु के कमरे में गई। हाथ बढ़ाकर उसका माथा छुआ, तप रहा था। विधु ने हाथ झटक दिया। उसी हालत में तैयार होकर काम पर जाने का संघर्ष करती रही। छुट्टी लेना इतना आसान नहीं। बाहर बर्फ पड़ रही थी। विधु, चाबी दे, मैं बर्फ हटाकर तुम्हारी कार गर्म कर देता हूँ, सागर ने कोमलता से कहा। विधु बिना कुछ खाए पिए अपने को घसीटती हुई कार के ऊपर से बर्फ हटाने लगी। मैं हटा देता हूँ। नो थैंक्स। उसने नजरें उठाकर उनकी तरफ देखा भी नहीं। सागर हार कर भीतर लौट आए। सारी हताशा धरणी के सामने बिखर गई। क्या करेगी यह लड़की? कल को यह क्या करेगी? धरणी क्या जवाब दे? रात बीमार थी तो माँ को पुकार रही थी पानी देने के लिए। कल जब माँ नहीं होगी, अकेली रह जाएगी तो किसको पुकारेगी? कौन देगा इसको उठकर पानी? सागर को लगा जैसे वह रो पड़ेंगे। धरणी ने उनके कंधे थपथपा दिए, पर कुछ कह न सकी। अब धरणी कुछ नहीं कहती, किसी से भी नहीं।
बस जाकर अपने इष्ट देव के आगे हाथ जोड़ाती है। प्रभु भला करो। प्रार्थना करने के अलावा और कोई शक्ति बची नहीं उसमें। एक दिन केविन उनकी प्रार्थना का जवाब बनकर आ ही गया। केविन घर के बाहर कार रोककर वहीं से विधु को फोन करता, बाहर आ जाओ। विधु बाहर लपकती तो धरणी को भी देखने की उत्सुकता होती कि बेटी किसके साथ जा रही है। सुरक्षा के लिए भी कार का और कार वाले का हुलिया जानना जरूरी था। विधु आंखें तरेड़ती, दरवाजा बंद करने आ रही हूं। वह खिसियानी होकर कहती, मेरे चले जाने के बाद करना। विधु सख्ती से कहती। दरवाजा बंद कर धरणी सीधे सोने वाले कमरे में बनाए मंदिर की ओर दौड़ती। फिर एक दिन वह नीना के घर ही थी। विधु काम से लौटते वक्त उसे वापस लेने पहुंची। विधु का चेहरा देखकर धरणी के दिल में हौल सा उठा। नीना ने विधु को हाथ पकड़कर बिठा लिया। विधु वहीं फूट फूट कर रो पड़ी। बहुत पूछने पर बस यही कह सकी, केविन अब मुझसे कोई संबंध नहीं रखना चाहता। आखिर क्यों? कहता है कि मैं बहुत अच्छी हूं और वह मेरे लायक नहीं। धरणी मुंह बाय सुनती रही। उसे यह सब बातें समझ नहीं आती। उसने मुझे अस्वीकार कर दिया है मां। विधु ने जैसे चीख मारकर उसे समझा दिया। धरणी ने उसे सीने से लगाकर ढाढ़स बंधाने की कोशिश की। विधु घायल तो थी ही, पर अब गुस्से से जैसे फुफकार उठी। जब मैं जवान थी, आकर्षक थी, तब आप लोगों ने बेहुदा से देसी लड़के दिखा दिखाकर मेरा वक्त खराब कर दिया। होश आते ही मेरी शादी करवाने को तुल गए। कितना विरोध करना पड़ा है मुझे। अब आप लोग मेरी मनपसंद के लड़के से मेरी शादी करवाने को राजी हुए हैं, तो लड़के हैं ही कहां? और अगर कोई है तो वह मुझसे प्रेम नहीं करते, क्योंकि अब मैं आकर्षक ही नहीं रह गई। विधु फिर से फपक फपक कर रो उठी। धरणी ने चुपचाप सारे आरोप सुन लिए, स्वीकार कर लिए। चल, हमारी ही गलती सही, पर भगवान तुझे सुखी रखे। पता नहीं कितना ही समय धीरे धीरे सरक गया। अचानक एक दिन विधु ने खुद ही मां से कहा, मां, तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं शादी के बिना ही किसी के साथ रहना शुरू कर दूं? धरणी को जैसे लकवा मार गया। ग्रेग यही चाहता है और मैंने उसे मना कर दिया है। धरणी ने फिर से सांस ली, पर बोझिल सी। विधु आजकल अक्सर ग्रेग की बातें करती थी। धरणी को उम्मीद थी कि शायद ग्रेग ही विधु के सपनों का राजकुमार हो। विधु के भावहीन चेहरे के ऊपर खामोशी की मोटी सी परत पड़ गई। मन के अंधेरे में वह कुछ टटोल रही थी। मूल्यों की इस भूल भुलैया में वह अपने को बेगाना सा महसूस करती है। कुछ मूल्य थे जो उसने इस घर से लिए हैं, कुछ उसने बाहर से उठा लिए। दोनों ने मिलकर एक अजीब सी भूल भुलैया रच दी। वह इसके दरवाजे पर कब से खड़ी है। जिधर भी जाती है फिर लौटकर वहीं अपने को खड़ा पाती है। धरणी विधु के चेहरे को देखती रही। कितना गुस्सा करती है, पर मन और चेहरा कितना भोला है। कहां क्या गड्ढमड्ढ हो गया। सब गड़बड़ है। इस लड़की के सोचने का तरीका ही गड़बड़ है। सागर परेशान होकर कहते, आप क्यों परेशान होते रहते हैं? जो भगवान चाहेगा वही होगा। कहीं भगवान ने यह चाहा कि इसकी शादी ही न हो तो? क्या? धरणी अपने कानों पर विश्वास न कर सकी। मुझे तो लगता है अब इसकी शादी कभी नहीं होगी। सागर की कांपती आवाज में हताशा थी। कैसे कह दी आपने इतनी बड़ी बात? धरणी चीत्कार कर उठी। आप भगवान हैं क्या? विधु की किस्मत आपके हाथ में है क्या? आप जो चाहे फैसला दे सकते हैं। आपने एक मां के सामने ऐसी बात कैसे कह दी? सागर सकते में खड़े थे। कभी अपने पति के सामने ऊंची आवाज में न बोलने वाली धरणी हाहाकार कर उठी, जैसे उन्होंने उसकी बेटी के लिए कोई शाप शब्द कह दिए हों। सागर आहत मातृत्व के सामने बहुत छोटे हो गए। सभी शब्द चुप गए। न कुछ सफाई देने वाले बचे और न ही क्षमा मांगने वाले ही। धीरे से उठे, नीचे स्टडी में आकर बैठ गए, बिना रोशनी के ही।
पिछले 3 दिनों से विधु ने छुट्टी ले रखी थी। आज उसकी मां दमे के भारी हमले से फिर बचकर अस्पताल से घर आ गई थी। उसने खास सफाई वाली टीम को बुलवाकर पूरा घर कीटाणु रहित करवाया। एयर कंडीशनिंग की छन्नियों में, फायरप्लेस की चिमनी में, अलमारियों के ऊपर, पर्दों के पीछे कहीं धूल कीटाणु न रह जाएं, जिससे धरनी का दमा फिर भड़क उठे। उसे हिंदुस्तानी ढंग से खाना पकाना तो नहीं आता, पर जो जो समझ में आया बाजार से लाकर सब फ्रिज में भर दिया। बड़ी मुस्तैदी से उसने घर संभाल लिया। विधु से अक्सर लोग पूछते, खासकर अमरीकी लोग, कि वह अभी तक अपने माँ बाप के साथ क्यों रह रही है। इन अनचाहे प्रश्नों की बौछार को रोकने के लिए विधु के पास एक बहुत बड़ा कवच था। कहती, माँ दमे की मरीज हैं और पिता दिल के। अगर वह भी उन्हें छोड़कर चली जाए तो कौन उनका ख्याल रखेगा। विधु को लगता है कि कहीं शायद मम्मी डैडी के मन में बेटा न होने का मलाल भी छिपा हुआ है। वह अपनी ओर से उन्हें यह बात महसूस नहीं होने देना चाहती। बड़ी बहन ने तो शादी के बाद इधर आकर झांका भी नहीं, और विधु से तो उसकी बोलचाल भी नहीं है। वही है बस अब सब कुछ मम्मी डैडी की। विधु ने झांका तो मां लेटे लेटे छत की ओर निहार रही थी। धरनी के मन में आजकल कबीर की यह पंक्तियां घुमड़ती रहती हैं। माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा न मुई, यूं कहे गया कबीर। मां बूढ़ी हो गई हैं, विधु सोचती है। धीरे से पास आकर लेट गई। धरनी उसका सिर सहलाने लगी। ऐसे में विधु को बहुत अच्छा लगता है। उम्र के साथ माँ बेटी के संबंधों से ऊपर उठा एक रिश्ता, बस औरत होने का साझापन। मैं चली गई तो इसका क्या होगा। धरनी सिहरी, यह चली गई तो मेरा क्या होगा। विधु अकला उठी। एक खामोशी थी पर संवादों से बोझिल। धरनी ने चुप्पी की दीवार को सरकाया। विधु, मैं कब तुम्हें दुल्हन बनी देखूंगी। मां, विधु ने घुड़का, पर नकली गुस्से से। सोचती हूं अब तो तेरी सहेलियों के बच्चे भी किशोर हो गए। तुझसे छोटी तेरी चचेरी ममेरी बहनों की भी शादी कब की हो गई। शायद मेरी किस्मत में कोई है ही नहीं। ऐसा नहीं कहते बेटे। कोई नजर आता है क्या। एक बात कहूं, तू बुरा तो नहीं मानेगी। आगे कौन सी बात भला तुमने नहीं कही। धरनी थोड़ा झिझकी, फिर काफी अरसे से मन में आ रही बात को थोड़ा साधा। विधु, अब तुम्हारी उम्र के हिसाब से कोई कुंवारा लड़का मिलना तो मुश्किल ही लगता है। अगर कोई विधुर या तलाकशुदा ही हो। अब यही बच्चे हैं मेरे लिए, विधु ने घायल होकर कहा। कुछ देर अनमनी सी रही। अब यह हालत आ गई है। रुआंसी सी होकर उसने हथियार डाल दिए। नहीं बेटा, मैं तो व्यवहारिकता की बात कर रही हूं। तुम 40 को पार कर चुकी हो और मां, आंकड़ों पर मत जाओ। विधु तड़प कर उठ बैठी। जब मैंने इतना इंतजार किया है तो थोड़ा और सही। इतनी साधारण लड़कियों को भी इतने अच्छे पति मिल जाते हैं, तो मैं इतनी गई गुजरी तो नहीं। मैं सिर्फ शादी करने के लिए अपने दिल से समझौता नहीं करूंगी। इतनी हताश नहीं हुई अभी मैं। धरनी की आंखों में हताशा का भाव देखकर विधु उसे समझाने लगी, या शायद अपने को ही। जो सपना होश आने के बाद से ही देख रही हूं, उसे कैसे ध्वंस कर दूं। अभी भी मैं आकर्षक हूं, पढ़ी लिखी हूं, अच्छा कमाती हूं, और उसने पल भर के लिए आंखें मां पर टिका दी। और अभी तक कुंवारी भी हूं। बहुत कम लड़कियां मिलती हैं मुझ जैसी। विधु की लंबी पतली गर्दन और ऊंची हो गई। तराशी हुई चेहरे की रेखाएं कोमल हो गईं और गहरी आंखों में एक चमक झिलमिलाई। गुलाबी भरे होंठ शब्दों को राह देने लगे। मां, तुम देखना, एक दिन जरूर आएगा वह। 6 फुट लंबा, सुंदर, आकर्षक, गठीला शरीर, बेहद पढ़ा लिखा, अमीर खानदानी, हंसमुख, मुझ पर जान छिड़कने वाला, हाजिर जवाब, दिलचस्प, गंभीर, उदार विचारों वाला,
बिल्कुल अमरीकी मॉडल लगेगा, पर मूल्य बिल्कुल भारतीय होंगे। मैं उसे देखते ही पहचान लूंगी। और वह विधु के होंठ बुदबुदा रहे थे और गाल पर ढुलक आए आंसू का उसे पता ही नहीं चला। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।